नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह कैसे सोचें। ये वो स्किल है जो एक अच्छे कोडर को एक बेहतरीन इंजीनियर बनाती है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 की एरियाज पे फोकस करेंगे। ये आपको एक कोडर से एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जर्नी में हेल्प करेंगे। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन सवाल, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या ये सब एक ही चीज़ है? अक्सर लोग इनको आपस में मिक्स कर देते हैं, पर सच तो ये है कि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो, ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपको नहीं है। ये एक कोट है रेडिट से, जहां लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल भाषा में समझो, कोडिंग मतलब कोड लिखना, प्रोग्रामिंग मतलब प्रॉब्लम को समझना, सॉल्यूशन सोचना और फिर कोड लिखना। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो इन सब से बहुत बड़ा है। ये एक पूरा डिसिप्लिन है जिसमें बड़े सिस्टम्स को बनाया और मैनेज किया जाता है। चलो इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। अब इस एनालॉजी को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। सोचो, एक बिल्डिंग बन रही है। कोडर कौन है? जो ईंट लगा रहा है, द ब्रिकलेयर। प्रोग्रामर वो साइट फॉरमन है जो देख रहा है काम आगे कैसे बढ़ेगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है आर्किटेक्ट जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? हाँ ठीक है, अब ये अंतर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। तो ठीक है, अब हमें पता है कि इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन है, एक पूरा सिस्टम है। तो इसका मतलब इसमें एक प्रोसेस तो होना ही चाहिए ना। ऐसे ही रैंडमली कोड लिखना इंजीनियरिंग नहीं होता। और इसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, शॉर्ट में एसडीएलसी। एसडीएलसी के कई मॉडल्स होते हैं, पर सबसे क्लासिक है वाटरफॉल मॉडल। इसका नाम वाटरफॉल इसलिए है क्योंकि पानी की तरह प्रोसेस एक स्टेप से अगले स्टेप पे नीचे जाता है, वापस ऊपर नहीं। फीजिबिलिटी स्टडी से शुरू, फिर रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, कोडिंग और आखिर में मेंटेनेंस, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ आ रहा है? ग्रेट। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, ये है प्लानिंग फेज। किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन, उसकी नींव। स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले हम करते हैं साइज एस्टिमेशन, यानी प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। उसके बेसिस पे हम निकालते हैं एफर्ट एस्टिमेशन, मतलब कितनी मेहनत लगेगी, और ड्यूरेशन एस्टिमेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा। जब ये दोनों पता चल जाते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट स्टाफिंग, यानी कितने लोग चाहिए। और इन सबको मिला के बनता है फाइनल प्रोजेक्ट शेड्यूल। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और सोचो, एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए ये स्टेप्स कैसे अप्लाई करोगे। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, करके देखा? गुड। ओके, अब जरा सीरियस हो जाते हैं। हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं प्रोसेस की, इंजीनियरिंग की? क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, और जब फेल होते हैं तो बहुत बुरा फेल होते हैं, और इसके नतीजे काफ़ी बड़े हो सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है उसे देखो, $70 बिलियन। ये सिर्फ अमेरिका में एक साल में फेल हुए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का खर्चा है। इमेजिन करो कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ये। और ये सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं है। ये देखो, सॉफ्टवेयर हॉल ऑफ शेम, फॉक्समायर ड्रग, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बड़े बड़े नाम हैं। इससे साफ है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। समझ आ रहा है कि स्टेक्स कितने हाई हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आखिर प्रोजेक्ट्स फेल होते क्यों हैं? देखो, कुछ टॉप रीजंस: अनरियलिस्टिक गोल्स, रिसोर्सेज का गलत अंदाजा, रिक्वायरमेंट्स ही ठीक से डिफाइन नहीं की। एक मिनट, इनमें से ज्यादातर चीजें देखो, ये प्लानिंग और मैनेजमेंट की गलतियां हैं, कोडिंग की नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। चलो आगे देखते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सही सोच, एक इंजीनियर का माइंडसेट डेवलप करना। फेलियर के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार यही है। यहीं असल फर्क है एक कोडर और एक इंजीनियर में। बात ये नहीं है कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, बात ये है कि आप सोचते कैसे हो। इंजीनियर हर प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली तोड़ता है, अलग अलग सॉल्यूशंस को परखता है। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? चलो फिर ध्यान दो। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने का आपका प्रोसेस क्या होगा? यहाँ इंटरव्यूअर को आपके फाइनल आंसर से मतलब नहीं है। वो आपका प्रोसेस देखना चाहता है, आपकी सोच को समझना चाहता है। ये एक और सवाल देखो, एक अनजान कोड बेस को कैसे डिबग करोगे? ये सवाल आपकी एबिलिटी टेस्ट करता है कि आप अनजान और कॉम्प्लेक्स चीजों से कैसे डील करते हो।
एक इंजीनियर को हमेशा लॉजिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, चाहे सिचुएशन नई ही क्यों ना हो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स और सिस्टमैटिक अप्रोच टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब टेक्निकल स्किल्स से थोड़ा ऊपर उठते हैं। बात करते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। और हर प्रोफेशन की तरह इसके भी अपने कुछ उसूल, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे डॉक्टर्स का, लॉयर्स का अपना एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है ACM कोड ऑफ एथिक्स। ये 8 प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं, पब्लिक के लिए अच्छा काम करने से लेकर क्लाइंट के इंटरेस्ट्स का ध्यान रखने तक और लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक। फोकस बना हुआ है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन। इस कोड को देखो, ये 8वें प्रिंसिपल से है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी हमेशा सीखते रहना। ये बस एक गुड टू हैव स्किल नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। क्योंकि टेक इंडस्ट्री रुकती नहीं है और एक सच्चे प्रोफेशनल को भी कभी रुकना नहीं चाहिए। तो चलो जल्दी से रीकैप करते हैं, आज हमने क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ कोडिंग नहीं, एक पूरा डिसिप्लिन है। 2, SDLC एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। 3, प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं और इसका रिस्क बहुत हाई है, इसलिए इंजीनियरिंग अप्रोच जरूरी है। एंड 4, असली सक्सेस के लिए एनालिटिकल माइंडसेट और प्रोफेशनल एथिक्स दोनों ही नॉन नेगोशिएबल हैं। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रोजेक्ट करो ना, तो सिर्फ कोड मत लिखना, एक इंजीनियर की तरह सोचना, प्लानिंग करना, रिस्क्स को देखना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।